कह रहा है भैया कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। लिखा हुआ है with zero speed at any instant may have non-zero acceleration at that instant. With zero velocity must have zero speed. Zero velocity का मतलब zero speed होनी चाहिए. With constant speed must have zero acceleration. ठीक है. With positive value of acceleration must be speeding up. With positive value of acceleration must be speeding up. देखिए भैया सुन लीजिए, कह रहा है इनमें से कौन सी इनकरेक्ट वैल्यू। तो एक बार देखिए सी को देखिए जरा। कह रहा है भैया कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है जीरो एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट होती है, लेकिन वेलोसिटी लगातार हर पॉइंट पर क्या होती है, वेरी करती है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन पे। और सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट की डायरेक्शन क्या होती है, पार्टिकल की अलग अलग होती है, डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से वेलोसिटी अलग अलग होती है, और वेलोसिटी अलग होने की वजह से वो मोशन कैसी होती है, एक्सेलरेटेड। कैसी होती है। तो भैया ध्यान रखना कि ये वाली स्टेटमेंट क्या है भी आपकी गलत है। ठीक है। अब ये सही क्यों है, विद जीरो स्पीड एट दैट एनी इंस्टेंट में हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन। किसी इंस्टेंट पर स्पीड जीरो लेकिन एक्सेलरेशन जीरो ना हो, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है भैया। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर मोशन इन वन डायमेंशन। अच्छा, वन डायमेंशन मोशन में जीरो वेलोसिटी मस्ट हैव जीरो स्पीड। तो ये बी ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन गलत। ठीक है, ये भी यार इनकरेक्ट ऑप्शन में तो। अच्छा, वन डायमेंशन मोशन की बात कर रहा ना, हाँ ठीक है, तो टू डायमेंशन हो गया, ये टू डायमेंशन हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है तो ये भी गलत, लेकिन ये किसका किसका एग्जांपल है, टू डायमेंशन का। फिर अगला देखिए भैया, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन, और ये तो बताया था मैंने आपको, सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो दिखा रहा है वो कौन सा है, तो भैया आपको बता दूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको याद होगा एफ इज डायरेक्टली इनटू वाई, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स ऑफ वाई, एफ इज इक्वल्स, एफ क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस के वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ए क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन में एम वाई, और ये पूरी की पूरी टर्म क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो एक्सेल ये हो गया, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, एनी नंबर, एनी नंबर। तो भैया आपका ये है ना, इससे मैच कर रहा हूं, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक ऑपरेशन इज मीनिंगफुल। इनमें से कौन सा अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या भी है मीनिंगफुल, एडिंग एनी टू स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एडिंग अ स्केलर टू द वेक्टर सेम डायमेंशन। ठीक है, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय स्केलर। ठीक है, एडिंग एनी टू वेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक ऑपरेशन इज मीनिंगफुल। ये मीनिंगफुल का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, सेंस बन रहा है, सेंस तो इसका ही बन रहा है, दो स्केलर क्वांटिटी का एडिशन। वेक्टर अलजेब्रा होता ना ये, तो फिर ये ठीक होता। मीनिंगफुल बोल रहा है कि यहाँ पर आप जोड़ रहे हो और वो मीनिंगफुल हो, तो मीनिंगफुल तो ये भी है, मीनिंगफुल ये भी है। एडिंग स्केलर ये मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, और मल्टीप्लाइंग वेक्टर बाय एनी स्केलर नंबर, तो ये एल्जेब्रिक्स, एल्जेब्रिक ऑपरेशन ये भी है। नॉट मीनिंगफुल, नॉट मीनिंगफुल होना चाहिए था इसका ऑप्शन में। डालिए बड़ी क्वेश्चन जल्दी फटाफट। नॉट मीनिंगफुल होना चाहिए, नॉट मीनिंगफुल समझ में आता है, मीनिंगफुल तो ये भी मीनिंगफुल है, दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर नंबर, करेक्ट हमने 100 बार इसको। ठीक है, मास एक्सेलरेशन, मास स्केलर है और एक्सेलरेशन क्या वेक्टर है। एडिंग एनी टू स्केलर, तो भैया हम जानते हैं डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस करते ही हैं। ये एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ये मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, तो नॉट मीनिंगफुल होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए भैया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कंजर्वेटिव फोर्स। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है कंजर्वेटिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स भैया कंजर्वेटिव होता है। ठीक है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है भैया कंजर्वेटिव, ये भी कंजर्वेटिव ही होता है। फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होता, बहुत अच्छा, ये है डी ऑप्शन है, ये दोनों ही ए और बी दोनों ही ठीक है, सही है। फिर कह रहा है कि भैया, लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है,
ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। क्या होता है? एम बोले तो kg, वेलोसिटी बोले तो मीटर पर सेकेंड, और रेडियस बोले तो मीटर। तो ये आएगा kg मीटर स्क्वायर एस की पावर -2, एस की पावर -1। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, kg मीटर स्क्वायर एस की पावर -1, बी ऑप्शन ठीक है इसका। ठीक है। व्हेन अ बॉडी मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में चलती है विद वेलोसिटी विद एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो भैया क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये अच्छा, इसका एक डेरिवेशन थी, वो जरा देख लीजिए। ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में ये वेलोसिटी भी थी, v1 थी, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? v2। वेलोसिटी में चेंज कितना है? डेल्टा v का, ये v2 होगी। यहाँ पर एंगल डेल्टा थीटा है, तो यहाँ पर भी कितना होगा? डेल्टा थीटा ही होगा। भाई बोलिए मत। ये रेडियस क्या आर है, ये रेडियस क्या आर है। ठीक है। यहाँ पर आपको बता दो वेलोसिटी का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, तो ये वेलोसिटी बेशक अलग हो, लेकिन इसकी स्पीड क्या होगी? सेम रहेगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टाइम 0 था, यहाँ पर टाइम क्या हो गया? डेल्टा टी हो गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? डेल्टा एक्स हो गया, आपको याद होगा। ठीक है। यहाँ पर भी टाइम क्या होगा? 0, यहाँ पर टाइम क्या होगा? डेल्टा टी होगा। अगर इस ट्राइंगल को लेते हो तो भैया दिस ट्राइंगल, एंगल बहुत छोटा है, एंगल छोटे होने पर ट्राइंगल एक्ट एज अ सेक्टर सर्कल। ये एंगल बहुत छोटा है, तो दिस ट्राइंगल एक्ट एज अ सेक्टर सर्कल। सेक्टर सर्कल में एक आइडेंटिटी होती है, आर्क इक्वल्स टू में रेडियस इनटू में एंगल। तो यहाँ पर आर क्या है? डेल्टा वी है। रेडियस क्या है? यहाँ पर स्पीड जो आपको बता रखी है, और एंगल क्या है? डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा थीटा की वैल्यू का डेल्टा वी अपॉन में वी। ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा, यहाँ इस वाले सेक्टर से देखो, इस वाले सेक्टर से तो आर के यहाँ पर डेल्टा एक्स है, एंगल कितना है? डेल्टा थीटा, और रेडियस क्या आपकी है? तो डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एक्स अपॉन में आर। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, और ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को डेल्टा वी अपॉन में वी बराबर में क्या हुआ? डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स अपॉन में आर हो जाएगा। ठीक है। आपको पता है डेल्टा वी और डेल्टा एक्स के अंदर एक ही टाइम पे चेंज आ रहा, तो उस टाइम से दोनों साइड में क्या करो? डिवाइड कर दो। ठीक है। डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा डी क्या होगा? एक्सेलरेशन अपॉन में वेलोसिटी। और ये हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा डी क्या होगा? वेलोसिटी। ठीक है। अपॉन में आर। सॉल्व इस वी को दिलिए तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? ए इक्वल्स टू में वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये डेरिवेशन ध्यान रखना, आ सकती हो सकता है आ जाए। ठीक है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन टाइम ग्राफ शो द रिटार्डेशन, इनमें से कौन सा पोजीशन टाइम ग्राफ रिटार्डेशन? रिटार्डेशन का मतलब होता है लगातार वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। और वेलोसिटी कम होने का मतलब है लगातार पर सेकंड में जो पोजीशन कवर की जा रही है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। तो भैया जब एक्सटी ग्राफ इस तरीके का होता है तो वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? और यही एक्सटी ग्राफ यदि आपका इस तरीके का होगा, ठीक है, तो वो रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करेगा। कौन सा भैया? डी ऑप्शन। ठीक है। ये बता दूं तो यहाँ पर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, बॉडी किसमें है? रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में। इसके बारे में बता दूं तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसे कांस्टेंट है? तो भैया आपको पता होगा एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप अगर यूनिफॉर्म रहता है तो वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर एक्सटी ग्राफ अगर ऐसा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और आपका यहाँ पर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भैया। चलो, कह रहा है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है। ऊपर भी वही कॉन्फ़िगरेशन, नीचे भी, इसलिए डायमेंशन क्या होता है? 0। डी ऑप्शन ठीक है। सी बता रहा है, देखो ये सी बता रहा है। कह रहा भैया ध्यान दीजिए, कह रहा टॉर्क फोर्स ये है अबाउट ओरिजिन व्हेन फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल विद द पोजीशन इतना इतना। ठीक है। आपको टॉर्क निकालना है जब आपका ये वाला फोर्स इस वाले पोजीशन पे लग रहा है। ठीक है भैया। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस एफ। एफ क्रॉस आर मतलब ना, आर क्रॉस, अब देखिए सीधा आ जाइए, आई जे आर के वेक्टर्स लिख दीजिए, 1 - 1 और 1, 1 - 1 और 1, और एफ के वेक्टर लिख दीजिए तो 7 3 और -5, 7 3 और -5। अब देखिए भैया इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा? आई, इसको हाइड कर दिया मैंने, इसको हाइड कर दिया इस वाले कॉलम को। ठीक है। तो जे क्रॉस के करोगे तो क्या आएगा? आई -1 इंटू इसकी मल्टीप्लाई में तो क्या होगा? +5, इसकी मल्टीप्लाई में तो 3 3, और बीच में क्या आएगा? माइनस।
फिर भैया इसको हाइड करोगे, आई और के का करोगे तो आई और के का क्या होगा, -j। ठीक है, और उसके बाद 1 गुणे में 5 क्या होगा, 5। 7 गुणे में 1 क्या होगा, 7। बीच में क्या होगा, माइनस, यहाँ पे -5 हुआ। अच्छा माइनस है के, ठीक है -5, ठीक है। उसके बाद फिर इसको हाइड करोगे, आई और जे का करोगे तो क्या होगा, के। और ये जाएगा आपका 1 गुणे में 3 3, और 7 गुणे में -7। सॉल्व कर लीजिए, हो गया आपका। ठीक है, क्रॉस आप वैसे आंसर क्या आएगा, 2i, और ये क्या होगा -12, और ये +12j, और ये क्या होगा आपका के, और ये क्या होगा 10, 10k। कौन सा ऑप्शन है भैया, तो ये ऑप्शन न्यूटन। एसआई यूनिट इसके हिसाब से रखना, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, और आर की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, ठीक है, ठीक है। Typical stress strain curve for the metal is given. Which of the following point represent the elastic limit on the, देखिए इलास्टिक लिमिट कहाँ गया, तो मैंने आपको बताया था कि ए पॉइंट पर वायर अपने आप को पूरी तरह से रिस्टोर कर रहा है और स्ट्रेट भी है, तो भैया अभी आपकी इलास्टिक लिमिट आई नहीं है। बी पॉइंट पर थोड़ा सा कर्व हो गया, यहाँ पर आपका बता दूं स्ट्रेन ज्यादा बड़ा, क्योंकि स्लोप आपको बता ये भी बता था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये स्ट्रेस है ये स्ट्रेन है, स्ट्रेस स्ट्रेन का जो स्लोप होता है वो आपको यंग मॉडुलस देता है, क्या देता है, इलास्टिसिटी। तो भैया आपको बता दूं यहाँ पर काफी ज्यादा स्लोप है, इसलिए यहाँ का क्या है, इलास्टिसिटी यहाँ पर क्या होगी, वायर की ज्यादा होगी। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्लोप कम हो गया है, स्लोप क्या हुआ, एंगल कम हो गया, झुक गया नहीं है, तो स्लोप कम हो गया, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पर आपको बता दूं स्लोप कम होने की वजह क्या है, कि स्ट्रेन ज्यादा आ रहा है और स्ट्रेस कम अप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, बी पॉइंट पर अगर वायर को आप अनलोड करोगे तो बी पार्ट से दोबारा वापसी आएगा, लेकिन जैसा कि स्लोप कम हो गया है तो बी क्या होता है, इलास्टिक लिमिट होता है, क्या होता है, इलास्टिक लिमिट। डीसी पॉइंट के बाद इसके बाद नए नए स्ट्रेन आते जाएंगे, आपको याद है, ठीक है। और फाइनली इस पॉइंट पर क्या होता है, टूट ही जाता है, ठीक है। और यहाँ पर समझ गए भैया, आपको लिखवा रखा है, नोट से देख लेना, बहुत अच्छे लिखा हुआ है। ऑप्शन इसका क्या है, बी है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन कंसिडरिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट डैश, क्या लिखा है, डैश ऑफ ओनली ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व इन कंसिडरिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, दो सिस्टम एक दूसरे से क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स से अटैच्ड है, सूरज और अर्थ हो गया, कोई भी प्लैनेट सन के साथ हो गया, कोई भी, तो सन के साथ जो भी अटैच होगा उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, द थर्मल एनर्जी ऑफ द टोटल, देखिए ये लॉ भी देख लेना, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पूरा यही लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, थर्मल एनर्जी एनर्जी इक्विलिब्रियम, द टोटल एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉसिबल एनर्जी मोड्स। ठीक है, मोड्स मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, विद ईच मोड हैव द, ईच ऑफ मोड मतलब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम, हैव एवरेज काइनेटिक क्या होगी, हाफ के बी टी, याद है। तो यही है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसको एक बार याद भी कर लेना, कई बार लिखने के लिए आता है डायरेक्टली। ठीक है भैया, और यहाँ पे लिखा हुआ है, नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द रिजर्वायर एंड कंप्लीट द कन्वर्स ऑफ हीट। क्या रहा भैया, अब स्टेटमेंट सेकंड लॉ, सेकंड लॉ याद है आपको, मैंने कहा था कि सेकंड लॉ कहता है कि भैया ऐसा कोई रिवर्सिबल, देखिए पहला लॉ तो हीट इंजन के बारे में, फर्स्ट लॉ जो है वो हीट इंजन को बताता, कहता है भैया कि आप कभी भी ऐसा इंजन कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं सकते कि वो जो कंप्लीटली सारी एनर्जी को वर्डन में कन्वर्ट कर दे, जिसकी एफिशिएंसी क्या वन हो थर्मोडायनेमिक्स में। और ये कह रहा है कि भैया ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो एनर्जी गेन करे और उतने क्या करे, जैसे आपका गाड़ी चलती है, गाड़ी चलती है तो गाड़ी जो आप हीट देते हो, हीट का इस्तेमाल करके वो वर्डन करता है और साथ साथ में कुछ एनर्जी को लूज कर देता है। तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं जो हीट गेन करे और फिर दोबारा से जो हीट लूज की थी उसने, मतलब गाड़ी आपने चलाई, 100 जूल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, 100 जूल में से 50 जूल वो चलने में चला गया और 50 जूल क्या होगी, वेस्ट कर दी उसने। तो जो वेस्ट की गई एनर्जी है ना, वो गाड़ी वापसी उसको ले नहीं सकती और उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकती। ये कौन कहता है भैया, सेकंड लॉ। ठीक है भैया, सेकंड लॉ, तो यहाँ पे सेकंड लॉ है, ठीक है भैया, सेकंड लॉ। ठीक है, फिर कह रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ मास, द पार्टिकल ऑफ मास m ऑसिलेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हुक्स लॉ, रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, इतना F इक्वल्स टू -kx।
और क्या लिखा है एग्जिबिट एसएचएम विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन बाय, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी भैया आपका, एक पार्टिकल है ये, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आप यहां से निकाल लो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एफ क्या हो गया मास इंटू एक्सीलरेशन, इसके ऊपर तो प्लस के एक्स हो जाएगा, बराबर में क्या आ गया जीरो, मास कॉमन ले लीजिए ए प्लस के अपॉन में एम, एक्स बराबर में क्या आ गया जीरो, ए, ठीक है, ए को क्या लिखोगे डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के अपॉन में एम, ठीक है, एक्स बराबर में क्या हो गया जीरो, ये क्या होता है भैया ओमेगा स्क्वायर, क्या हो गया, और जब ओमेगा निकालोगे तो वही उसकी फ्रीक्वेंसी की अंडर रूट के अपॉन में एम, इसका क्या आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन डायटोमिक गैस द रेशियो ऑफ टू प्रिंसिपल ऑफ सीपी अपॉन में से, डायटोमिक गैस का सीधा डालना सीपी अपॉन में सीवी, क्या होगा भैया 1.4, क्या होगा, ठीक है, बड़ा आसान है। सीपी निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करो, सीपी इक्वल्स में होता है आर प्लस सीवी, आर प्लस सीवी अपॉन में क्या होगा सीवी है, नीचे भी लगा दो सीवी, ठीक है, तो ये क्या हुआ आर अपॉन में सीवी है ना, और ये क्या होगा वन हो जाएगा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, एक तरह से आप गामा निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देखो आर अपॉन में सीवी, आर अपॉन में सीवी, सीवी अपॉन में सीवी क्या होगा वन हो गया। अब सीवी कैसे निकलेगा, तो आपको याद होगा डी यू अपॉन में क्या होता है डी टी होता है, क्या होता है डी यू, क्या है टोटल एनर्जी, और मैं बात करूं डी टी, कैसी कैसे डायटोमिक, कैसी है डायटोमिक के पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होती है हाफ केवीटी, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास क्या होगा 5/2 केवीटी, एक मोल के पास क्या होगा 5/2 आरटी, 5/2 आरटी एनर्जी हो जाएगी इसके पास, तो आपका सीवी की वैल्यू जो आने वाली है 5/2 आर आ जाएगी, है ना, यहाँ पे लिख दीजिए आर 5/2 आर, और ये हो जाएगा +1, आर से आर कैंसिल हो गया, 5/2 में क्या हो जाएगा 5 + 1 हो जाएगा आपका 7/5, 5 कम 5, 5 जो के 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। उसके बाद हाउ स्पीड ऑफ द साउंड गेट्स अफेक्टेड इफ टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दोगे तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी बढ़ जाएगी, आपको बताया था, ठीक है। याद है रिलेशन पीवी, अपने को पता है भैया स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है यही थी स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर। अगर हम बात करें तो पीवी इक्वल्स में क्या होता है एनआरटी होता है, क्या होता है पीवी इक्वल्स में एनआरटी होता है, तो हमने पी वी को क्या लिख दिया मास अपॉन में डेंसिटी, क्या लिख दिया एनआरटी, ठीक है, तो पी अपॉन में रो इक्वल्स में क्या एन आर, एम इधर आएगा तो एम, और ये क्या हुआ टी हो गया, गामा से इधर मल्टीप्लाई कर दो, गामा से इधर मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट इस पूरे का ले लो, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी क्या होगी वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी, जो कि क्या आ रही है ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है, वो अंडर रूट टी के क्या डायरेक्टली आ रही है अंडर रूट टी के, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो हटाओगे तो क्या हो, ये तो वेलोसिटी हो गया पूरा, और ये कांस्टेंट है, यानी क्या वेलोसिटी, ये वेलोसिटी जो है वो अंडर टी के क्या है डायरेक्टली है, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी वेलोसिटी क्या होती है बढ़ जाती है। फिर लिखा हुआ है डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, आउट ऑफ सिलेबस है इसलिए करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वाई हीट सिस्टम बेस्ड ऑन द सर्कुलेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। वाटर इज यूज फॉर कूलेंट इन द ऑटोमोबाइल रेडिएटर, रीजन क्या है भैया, वाटर कूलेंट की फॉर्म में इसलिए यूज किया था क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, बहुत बहुत सारी हीट को एब्जॉर्ब करके वो टेम्परेचर लगभग क्या रखता है कांस्टेंट रखता है, इसलिए कूलेंट का इस्तेमाल किया था। वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करके भी इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है, तो इसलिए किसके इस्तेमाल में आता है कूलेंट के इस्तेमाल में। व्हाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, बहुत सिंपल सा भैया कि यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज मच ग्रेटर देन यंग मॉडुलस ऑफ रबर, सो दैट यंग मॉडुलस इसका ज्यादा इलास्टिसिटी उसकी ज्यादा, ठीक है। और दोबारा बता दूं किसी फोर्स का इस्तेमाल करके आप रबड़ और स्टील को खींचते हो तो रबड़ के अंदर ज्यादा चेंज आता है एज कंपेयर टू स्टील, तो इसलिए स्टील इज मच मोर इलास्टिक देन रबर, ठीक है। फिर आता भैया हाउ हाउ मच शुड बी द, पढ़ना भाई, तो चेंज कंप्रेसिव अपने को ये निकाला, हाँ ठीक है भैया, देखिए सुन लीजिए, बल्क मॉडुलस आपको दे रखा है, तो भैया आपको बता दूं बल्क मॉडुलस क्या होता है, प्रेशर डेल्टा वी अपॉन में वी, कह रहा है भैया कि जो इतने परसेंट वॉल्यूम में चेंज आया है, यानी डेल्टा वी अपॉन में वी गुणे में 100 कितना है भैया 0.1%, ठीक है, तो डेल्टा वी अपॉन में वी की वैल्यू क्या होगी 0.1 डिवाइड बाय 100, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए इतना परसेंट चेंज आ रखा है वॉल्यूम के अंदर, तो परसेंट चेंज का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल, तो डेल्टा वी अपॉन में वी, ये परसेंट, ये क्या होगा परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, जो कि आपको दे रखा है डेल्टा वी अपॉन में वी की वैल्यू यहां से हमने निकाल ली, हमें क्या निकालना प्रेशर निकालना, क्या निकालना है
तो प्रेशर क्या होता है, बल्क मॉडुलस इनटू में डेल्टा वी अपॉन में वी। तो भैया बल्क मॉडुलस आपको इधर रखा है, डेल्टा वी अपॉन में वी की वैल्यू क्या रखी है, रखी कर लोगे। चलो अगला कह रहा है डज द एस्केप स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अर्थ डिपेंड्स ऑन द मास। क्या ये अब बॉडी के मास पे डिपेंड करती है एस्केप स्पीड, तो बता दो भैया। एस्केप स्पीड एक बार देख लीजिए जरा, ठीक है। एस्केप स्पीड होती है, ये वो स्पीड होती है जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी जो भी देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर वो, और पोटेंशियल एनर्जी देखिए कहाँ है, सुन लीजिए। अगर आप एस्केप स्पीड दे रहे हो किसी को तो टोटल एनर्जी का बॉडी कहाँ चली जाती है, इन्फिनिटी पर, कहाँ जाती है। और टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी क्या होती है, एट एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड, एस्केप स्पीड पे टोटल एनर्जी क्या होती है, जीरो आती है इंफिनिटी पर। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर में क्या होगा, जीरो। काइनेटिक क्या होती है, हाफ एम वी ई स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होगी, जब ये अर्थ की सरफेस पे तब की बात कर रहा हूँ, अर्थ की सरफेस पे। देखो इसका मास क्या, ऑब्जेक्ट का मास एम है, सैटेलाइट का मास एम है, और इस खुद का अर्थ का मास क्या, कैपिटल एम है, रेडियस क्या आर है। तो भैया पोटेंशियल क्या होगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में क्या होगा, आर बराबर में क्या आएगा, जीरो। इसको उधर ले जाइए, सॉल्व कीजिए तो आपका आएगा वी ई इक्वल्स टू में क्या होगा, अंडर रूट टू जी एम अपॉन में आर। ये आंसर है भैया एस्केप स्पीड का। तो क्या यहाँ पे एस्केप स्पीड जो है ये तो प्लेनेट का मास है, किसका मास है। क्या एस्केप स्पीड ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड कर रही है, तो नहीं भैया। एस्केप स्पीड प्लैनेट के मास पर डिपेंड करती है, प्लैनेट की रेडियस पर डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती, बिल्कुल नहीं डिपेंड करती, मास पर डिपेंड नहीं करती। दूसरा लोकेशन वेयर इट इज प्रोजेक्टेड, तो भैया ये लोकेशन पर भी आपकी डिपेंड करती है, ठीक है भैया। लोकेशन अलग अलग होने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, बदलता है। या फिर आप जानते हो कि भैया अलग अलग लोकेशन पे आर बदलता है, एक ही चीज है, अलग अलग आर पे अलग अलग जी होगा, ठीक है। अच्छा इसकी दूसरी फॉर्म क्या होती है, जीएम की वैल्यू, कैपिटल जीएम की वैल्यू क्या होती है, जी आर स्क्वायर। कैसे पता, तो आपको पता जी इक्वल्स टू में क्या है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो जीएम की वैल्यू क्या होगी, ये होगी ना जी आर, तो यहाँ पर रखिए जी आर, उसके बाद सॉल्व कीजिए, एस्केप स्पीड आ गया, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़े। तो लोकेशन पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन राइट द स्टेटमेंट थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है भैया, करने की आवश्यकता नहीं, पहले थ्योरम पहले आता था, ठीक है। कह रहा है ये क्वेश्चन अच्छा है। हाँ न्यू सिस्टम एनर्जी, सुन लीजिए। सो दैट 1 जूल एनर्जी इसके बराबर होती है, आपको 1 जूल, वहां पे आपको याद है 1 कैलोरी को आपने कन्वर्ट किया था, 1 कैलोरी को आपने कन्वर्ट किया, 1 कैलोरी कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.2 जूल। तो भैया वही वाला एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बस इसने 4.8 कैलोरी की, 4.2 जूल की यहाँ पे 1 कैलोरी इस्तेमाल किया। तो देख लीजिए, आपको बता दूं N2 इक्वल्स में क्या होता है, N1 U1 अपॉन में N2 U2 सॉरी। N1 क्या है भैया, नंबर क्या है, देखिए एक जूल को आपको नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है, N2 की वैल्यू निकालनी है। देखिए पहले सिस्टम में नंबर कितना था, एक यूनिट क्या थी, जूल, ठीक है। दूसरे सिस्टम में नंबर आपको निकालना है, प्रूफ करना है ये, अल्फा की पावर 1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर +2, और आपको यूनिट क्या है, न्यू सिस्टम की यूनिट है, क्या है, न्यू सिस्टम। तो ये सीधा यहाँ पे N1 क्या होगा 1, U1 क्या होगा जूल, और N2 क्या होगा, न्यू सिस्टम, क्या होगा, न्यू सिस्टम। तो ये जूल का डायमेंशन क्या होता है, mL² d की पावर -2, यहाँ पर 1 1 1 लगा दीजिए, ठीक है। न्यू सिस्टम में भी डायमेंशन वही रहेगा क्योंकि क्वांटिटी चेंज नहीं होती, 2 और T2 -2, ठीक है भैया। अब आते हैं भैया, बात करते हैं N2 इक्वल्स में क्या होगा, न्यू सिस्टम में मास क्या था, क्योंकि आपको पता है ये जो सिस्टम लिखा है मैंने इसमें ये जूल था, जूल थी ये सारी यूनिट। जो मैंने ये डायमेंशन लिखा है किसका डायमेंशन है, जूल का। जूल क्या होता है, एमकेएस यूनिट होती है, एमकेएस यूनिट में मास क्या होता है, किलोग्राम में, क्या होता है, लेंथ क्या होती है मीटर में, मीटर की पावर 2, और टाइम क्या होता है सेकंड में, सेकंड की पावर -2। नीचे न्यू सिस्टम है, न्यू सिस्टम में कह रहा है भैया कि मास क्या है, अल्फा केजी, क्या है, अल्फा केजी, और लेंथ क्या है, लेंथ है बीटा मीटर, क्या है, लेंथ है बीटा मीटर, बीटा मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। और टाइम क्या है, गामा सेकंड, क्या है, गामा सेकंड की पावर -2, ठीक है भैया। काटा पीटी कीजिए, आपको N2 की वैल्यू क्या होगी, केजी, ऊपर क्या है मीटर स्क्वायर, एस की पावर -2, नीचे क्या होगा अल्फा केजी, ये क्या होगा बीटा मीटर स्क्वायर, बीटा का भी स्क्वायर कर दीजिए, और गामा स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, सेकंड की पावर -2, गामा की पावर -2, सेकंड की पावर -2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और केजी से केजी कैंसिल, ये अल्फा पर जाएगा तो अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर +2 हो जाएगा, ठीक है।
ये करा रखा मैंने, वैसे ही बोल रखा है। एक्सप्लेन वाई, क्यों ऐसा होता है, ठीक है। कह रहा पैसेंजर आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट व्हेन द स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली। आगे की तरफ क्यों गिर जाता है, बता रखा है आपको। ड्यू टू मास ऑफ अपर पार्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, जो कि क्या होता है मोशन में होता है, उसका इनर्शिया भी मोशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। बस रुकेगी, हमारा पैर क्या होता है, इनर्शिया कम होने की वजह से रुक जाएगा तुरंत तुरंत, लेकिन अपर पार्ट का मास ज्यादा होने की वजह से, इसका इनर्शिया मोशन ज्यादा होने की वजह से ये जल्दी नहीं रुकता, इसलिए हम क्या होते हैं, आगे की तरफ गिर जाते हैं। बताया था मैंने आपको। डज अ क्रिकेटर मूव हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल होल्डिंग। तो भैया जब वो हाथ पीछे करता है तो बॉल और उसके हाथ का टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। इंपल्स किसी भी सिस्टम के लिए मैंने बताया था, दो सिस्टम बोर्ड पेयर के लिए हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इंपल्स क्या था भैया, फोर्स इनटू में टाइम ऑफ कांटेक्ट। हमें पता है ये चीज तो क्या है भैया, कांस्टेंट है, क्या है, तो फोर्स इज इनवर्सिबल टू क्या होगा, टाइम ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। अब जब क्रिकेट प्लेयर अपनी कैच जो होता है, कैच करता है, वो हाथ को पीछे ले आता है, टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है, उसके हाथ में फोर्स क्या लगता है, कम लगता है। शो दैट द पीरियोडिक मोशन, देखिए भैया सुनिए, show that the periodic motion of simple pendulum of small displacement, ठीक है, hence drive the expression of time period है, ठीक है। हार्मोनिक आपको शो करना है कि सिंपल हार्मोनिक ये आएगा पेंडुलम, अच्छा है तो देख लीजिए, ठीक है। देखिए डायग्राम देखिए, ये क्या है, पेंडुलम है, ये अपनी मेन पोजीशन से थीटा एंगल क्या हो गया, डेविएट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए ये क्या, इसका वेट है, ये है टेंशन। अपने को पता है जितना थीटा यहाँ पे बना है उतना ही थीटा क्या होगा यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, टी कॉस थीटा, ठीक है, टी साइन थीटा। आपको पता है क्या है, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की तरफ कौन ले आ रहा है, टी साइन थीटा। अच्छा ये थोड़ा डायग्राम ऐसे बनता है, ऐसा गड़बड़ा दिया है, ठीक है, ये थोड़ा ऐसा बनता है, ऐसा, ये इसकी लेंथ एल है, ठीक है। तो भैया यहाँ पर जो मीन की तरफ ले आ रहा है वो कौन है, टी साइन थीटा। कौन ले आ रहा है, टी साइन थीटा। समझ गए, समझ गए। या फिर एक काम करो इसको, हाँ हाँ, एम जी से ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कराएंगे, एम को रिजोल्व किया था, हटाओ इसे, तो इसको कहाँ से हटेगा, चलो सेलेक्ट करो, सेलेक्ट नहीं इधर से बहुत टाइम लगता है। चलो ठीक है, क्या कह रहा है भैया आपको, हाँ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, छोटा, तो भैया पेंडुलम है, ये क्या मेन पोजीशन, मेन पोजीशन, ये है आपका पेंडुलम। मास क्या है, वेट क्या होगा, एम जी होगा। भाई क्या हो रहा है ये, आइडेंटिकल चीजें लिखने पर वही आ रहा है क्या, एक मिनट जाओ, करवा रखा पेंडुलम, अच्छा तो बस लग तो जा, मत करा पर तूने चैप्टर नहीं छुआ, सबसे आसान चैप्टर है ये। ठीक है चलो, देखिए भैया, कह रहे भैया सिंपल सिंपल पेंडुलम मैंने आपको बताया था जिसका टाइम पीरियड क्या होता है, 1 सेकंड होता है, ठीक है। ये है आपको पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, ये मेन पोजीशन है इसकी, और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन, थीटा एंगल है इसके अंदर, ठीक है। तो अपने को पता है इसकी लेंथ क्या है, एल है, ठीक है। वेट क्या लग रहा है, एम जी, ऐसा। तो रिजोल्व कीजिए इसको, इधर क्या आएगा, थीटा, तो इधर क्या होगा, एम जी, एम जी कॉस थीटा, और ये क्या होगा, एम जी। यहाँ पर वेट को रिजोल्व करना, टेंशन को मत करना, ठीक है। दिस का ये इसके ऊपर लग रहा है परपेंडिकुलर, अगर किसी आर पर कोई फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है तो वो टॉर्क क्रिएट करता है, और टॉर्क ही क्या कर रहा है, इसको मीन की तरफ ले आ रहा है, कहाँ ले आ रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। और टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, माइनस आर, आर्म क्या है भैया, आर एफ साइन थीटा ना, आर क्या यहाँ पर, एल, फोर्स क्या है, एम जी साइन थीटा। और आपको बता दूं फोर्स और आर्म के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, इसलिए क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो टॉर्क की वैल्यू मैंने आपको अभी कल बताई थी, आई अल्फा भी होती है, आई अल्फा
बराबर है -mgl। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा के बराबर है, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, इसने बोला बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज टू स्मॉल। जब डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, मीन से जब डिस्प्लेसमेंट, ये मीन है और यहां से डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, तो जाहिर सी बात है एंगल भी छोटा होगा, है ना। जब एंगल छोटा होगा तो जाहिर सी बात है साइन थीटा को आप क्या लिखते हो, थीटा। बस इधर ले, ये आई अल्फा, ये अल्फा क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, याद है, प्लस एम जी एल थीटा बराबर में क्या आ गया, 0। अब आई कॉमन ले लीजिए यहां से, तो डी थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर, और यहां से आई कॉमन लिया तो एम जी एल अपॉन में क्या हो गया, आई हो गया, और थीटा बराबर में 0। क्या आ गया भैया, सिंपल हार्मोनिक। क्या आ गया, ये किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर के। यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, two metal cube of same size arranged in the figure at the extreme end of the combination maintained at the indicated temperature. The arrangement of thermally, तो what will be the temperature of interface, यहाँ पर जहां पर मिल रहे हैं वहां पर निकालना है। तो भैया आपको बता दूं, जितनी थर्मल का, देखिए हाई टेम्परेचर है, इधर क्या है लोअर, तो हीट का फ्लो ऐसे होगा। तो ये कितना पर सेकंड में हीट का फ्लो हो रहा है, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी इक्वल्स टू में, हाँ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए दे रखा है वैसे, ए का 300, ठीक है। एरिया ऑफ ए सेम ही है, डिफरेंस इन बिटवीन ए इन दोनों फेस का, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या है, टी, यहाँ का क्या है 100, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, 100 माइनस टी। और दूरी कितनी है, डेल्टा एक्स की, यहाँ पे दूरी दे रखी है, अगर दोनों की वैल्यू क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से तक की दूरी बराबर, तो उसको ले लो एक्स। अच्छा, ये हीट कितने रेट से ले रखा है, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। थर्मल कंडक्टिविटी बी की दे रखी है आपको, लिखना एरिया, ये ए की थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया क्या होगा, वही होगा जिसका इतना, जिसका इसका एरिया और इसका एरिया सेम है, तो एरिया वही रहेगा। डिफरेंस कहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ का यहाँ का, तो आपको पता है हीट का फ्लो ऐसे हो रहा है, तो ये ज्यादा होगा और ये क्या होगा, कम होगा। टी और 0 का डिफरेंस क्या आएगा, टी आएगा। और दोनों फेस के बीच की दूरी क्या है, इसकी एक्स है तो इसकी भी क्या होगी, एक्स की बराबर रखा है। अब आपको बता दूं, हीट लॉस, ये वाला सिस्टम हीट लॉस कर रहा है, ये वाला सिस्टम हीट गेन कर रहा है। हीट लॉस बराबर में हीट गेन, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बराबर करके, ठीक है। अगला देखिए, a copper block of mass m is heated furnace of temperature 500 degree and then placed in the large ice block. What will be the maximum, क्या लिखा है, amount of that can melt, कितनी मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। आप एक ध्यान रखना, यहाँ पे लेटेंट हीट का कंसेप्ट है। पहले देखिए, जिसको कितना गर्म आ गया 500 डिग्री, इसकी स्पेसिफिक हीट निकालते हैं, कॉपर ब्लॉक की यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। टोटल हीट ऑफ हीट कितनी होगी कॉपर की, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर, कितना भैया 500, तो ये हो जाएगा। अच्छा, मेल्ट भी होना है, इसका क्या करना है, देखिए पहले कॉपर थी, कॉपर के पास कुल हीट कितनी थी, एसएम टी, एसएम टी है, इसके पास हीट थी, ठीक है। अब ये जब मिक्सर होगा, जब ये कॉपर को रखा जाएगा बर्फ के साथ, तो इस पूरा पिघल जाएगा, पूरा, केवल पिघलना, मुझे क्या करना है, यानी पूरे स्ट्रेट का टेम्परेचर क्या होना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होना है, ठीक है। आपको पिघली हुई मास का निकालना है, ठीक है। अब देखिए भैया, ये वाला तो पता है आपको, ये हीट लॉस करेगा, क्या करेगा, ये सिस्टम हीट लॉस करेगा। हीट गेन कौन करेगा, तो हीट लॉस बराबर है हीट गेन, तो अपने को पता है हीट गेन ये करेगा, कौन करेगा, मास। तो हीट गेन बाय वाटर, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, ये अपने को निकालना जो पिघला हुआ है, और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर जो कि 0 होगा, ठीक है भैया। तो हीट लॉस बराबर में हीट गेन, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखिए, चेंज इन टेम्परेचर, पहले क्या था, बर्फ का टेम्परेचर कितना था, नहीं देखा, लेटेंट हीट है, सॉरी लेटेंट हीट आएगी, क्योंकि स्टेट चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेटेंट हीट आएगी ना, लेटेंट हीट देखिए, तो यहाँ पे आएगा एल एम, क्या आएगा, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में एल एम। तो एम एल कितना दे रखा है भैया, ये दे रखा है। एम आपको निकालना है, ये जो हीट है इसने गेन किया है और इसने लॉस किया, तो हीट लॉस बराबर में हीट गेन, हीट लॉस किया है कॉपर ने, मास ऑफ कॉपर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर, और हीट गेन किसने किया है, आइस ने। आइस का क्या होगा, लेटेंट हीट, क्योंकि वो केवल पिघली है, स्टेट चेंज हुई है, स्टेट चेंज होने में केवल कौन सी हीट होती है, लेटेंट हीट। तो स्पेसिफिक हीट कॉपर दे रखी है, मास ऑफ कॉपर दे रखा है, चेंज इन टेम्परेचर पहले क्या था 500 था, बाद में क्या हो जाएगा, वाटर के बराबर हो जाएगा जो पिघला हुआ है 0, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर आ गया। हीट गेन किसने की है, एल दे रखा है आपको, ये रहा, ठीक है। और मास आपको दे रखा है, मास निकालना है आपको, ये मास निकालना कर लोगे। अगला कह रहा है भैया, स्ट्रेट एंड प्रूफ द वर्कनेली थ्योरम। वर्कनेली थ्योरम कहती है कि चेंज इन काइनेटिक बराबर में वर्णन होता है, क्या होता है,
काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो भी चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन के। अब इसको प्रूव करना, तो भैया देखिए एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या यू है, इसका ब्लॉक का मास क्या है एम है, इसके ऊपर आपने फोर्स लगा दिया ए, और ये एक्सिलरेट हुई और कितना डिस्टेंस कवर किया एक्स, ठीक है, और यहां तक आते आते इसकी वेलोसिटी क्या होगी वी, ठीक है। तो अभी अपने को प्रूफ करना, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मास एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी एरी फाइनल वेलोसिटी एरी, तो एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक किसने, एक्स, तो नीचे क्या आएगा 2x, तो एक्सेलरेशन क्या जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2x, एक्स ये रहा, ये वाला एक्स, ये वाला एक्स ये रहा, एक्स एक्स क्या होगा कैंसिल हो गया, ये क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम ए स्क्वायर, हो गया, वर्क नहीं थ्योरम प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये वाला कह रहा है कार वेइंग, कल ही कराया था मैंने इसको, आकार एक मास का है भैया 1800 किलोग्राम, क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट एंड बैक एक्सल इज 1, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 0.5 मीटर बिहाइंड द एक्सल, ठीक है, डिटरमाइन द एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द व्हील, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए वाला, करा दे रहा हूं दोबारा से, ठीक है, ठीक है। ऊपर वाला एक कार है, ये कार है, मान लीजिए कार है ज्यादा, ठीक है, इसका टायर मान लो बस, ठीक है, इसके यहां से तक क्या क्या 1.8 मीटर है, क्या है भाई, अब पीछे से इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो जहां पे इसका वेट लाई कर रहा है वो कितना 0.5, क्या है 0.5, बैक से, बैक पार्ट साइड से, बैक है फ्रंट है, ये फ्रंट है, ठीक है, बैक साइड से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जहां पे वेट है उसका, इसी को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या कहते हैं इसे, तो जी बैक साइड से इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है 0.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, और फ्रंट साइड से इसका जो दूरी है वो क्या है वन, ये क्या 1.775 ही होगा, नहीं नहीं 1.25 हो जाएगा ना, अब जब कुल है इसके बीच में दूरी क्या 1.8, पीछे से है 0.5, तो फ्रंट से कितना होगा 1.25 ही तो होगा, नहीं नहीं 3 होगा ना, 1.3 होगा ये, तभी तो 1.8 होगा, अब कुल यहां से आता है 1.8 है, ये 5 है, तो ये क्या होगा कुल 1.8 है, तो क्या होगा 1.3 होगा ना, तो अपने को पता जमीन पे खड़ी है तो ये क्या होगा रिएक्शन ये जाएगा R1, ये जमीन पे खड़ी है तो क्या होगा रिएक्शन R2 ये जाएगा, आपने को पता क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, अच्छा पहले देखो ये इक्विलिब्रियम में है, तो हर तरह के इक्विलिब्रियम में यानी क्या हुआ R1 प्लस R2 बराबर में क्या हुआ mg, यानी इन दोनों का सम क्या होगा नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा दूसरा क्लॉकवाइज टॉर्क, ये क्या करेगा इस वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन को ये फोर्स ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, और इस वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन को ये वाला फोर्स कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर में एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अच्छा तीसरा टॉर्क यहाँ पे लगना नहीं है क्योंकि एक वेव फोर्स ये लग रहा है जो कि कहाँ लग रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन में फोर्स लगता है तो वहां पर कोई टॉर्क नहीं आता, तो क्लॉकवाइज टॉर्क कौन दे रहा है, ये दे रहा है, तो टॉर्क क्या होता है आर एफ साइन थीटा, देखो दोनों के बीच में ये आर है, यहाँ से यहाँ तक का आर है, और ये क्या एफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का, तो आर्म लेंथ क्या है भैया 1.3, और फोर्स कितना लग रहा है भैया R1 क्या लग रहा है बराबर में, आर यहाँ पर देखिए आर्म लेंथ कितनी है ये वाली कितनी है 0.5, क्या है 0.5, और फोर्स कितना लग रहा है R2, यहां से एक इक्वेशन ये बन गई ऊपर वाली, एक इक्वेशन नीचे बन गई, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर लिखा फ्रॉम अ रेडियस R, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको नई सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है, अच्छा क्वेश्चन है, एक डिस्क है इस तरीके से, ठीक। कह रहा है कि इसकी रेडियस क्या है आर है, क्या है आर है, और इसके एक साइड से R/2, इसके एक साइड से R/2 का देखिए रेडियस R है, तो R/2 मतलब क्या हुआ ये हो गया, एक डिस्क काट ली एक साइड से, ठीक है। कह रहा है नए पोर्शन का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वो ऊपर वाला हो गया, अभी क्या है ये छोटा थोड़ा कट रहा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, शायद ध्यान से उतर गया मैंने नहीं करा, ठीक है। ये है आपकी डिस्क, ये है आपकी डिस्क, इसकी रेडियस क्या है आर है, क्या है आर है बोल रखा है इसमें,
कह रहा है इसके किसी भी एक साइड से, कहीं से भी एक r/2 की डिस्क काट के निकाल दो। तो r/2 पे डिस्क मतलब अगर उस जो काटी गई डिस्क है उसकी रेडियस r/2 है तो उसका डायमीटर क्या होगा, r होगा। तो मैंने उस एक साइड से काट के निकाल दी r के बराबर, मतलब एक साइड ही कट गई। कह रहा है बचे हुए पोर्शन का सेंटर मास निकालिए। तो पहले बता दूं, पहले ये बड़े वाले डिस्क का आपको निकालना है सेंटर मास। तो मैंने मान लिया ओरिजिन का है ओ, ठीक है। अच्छा इसका मास क्या होगा, तो ये देखिए इसका मास होगा, देखिए मान लीजिए इसके पर यूनिट एरिया का जो मास है, इसके पर यूनिट एरिया का मास क्या है, मान लीजिए कुछ भी एक्स मान लो, क्या मान लो एक्स। इसके पर यूनिट मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया का मास इतना है। तो जो बड़े वाले पूरी डिस्क है इसका कुल मास कितना होगा m1। देखिए 1 यूनिट एरिया का मास कितना है x। तो जितनी भी एरिया होगा इसका उसका कुल मास क्या होगा x इंटू में एरिया a1। a1 बड़ी वाली डिस्क का देखिए 1 यूनिट एरिया का मास क्या ले लिया मैंने x, ठीक है। यह एक फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला क्या होता है यार आपको, ठीक है। इसका मास, इस पूरे का मास निकालना अपने को, मास दे नहीं रखा। तो मैंने कहा इसके पर यूनिट एरिया का मास क्या है एक्स है। तो इसका कुल एरिया मैंने मान लिया, क्या मान लिया A1, क्या मान लिया। तो कुल एरिया क्या होगा, कुल मास क्या होगा एक्स इंटू में A1 हो जाएगा। तो एक्स एरिया क्या होगा पाई, रेडियस का इसकी r, इसका कुल मास क्या होगा एक्स पाई आर स्क्वायर, ये m1 आ गया। अच्छा जो पार्ट मैंने काट के अलग किया है, जो पार्ट मैंने काट के अलग किया है उसका मास कितना होगा। तो मुझे पता मटेरियल तो वही है, तो उसके पर यूनिट एरिया का मास भी क्या होगा एक्स ही होगा। इसका एरिया क्या मान लिया मैंने A2, क्या मान लिया A2। तो इसका मास क्या होगा m2, वो क्या होगा x इंटू में A2 आएगा। x पर यूनिट एरिया का मास है, A2 क्या है इसका एरिया, इसका रेडियस क्या है r/2 क्या है। तो इसका एरिया क्या होगा पाई r/2 का होल स्क्वायर। तो आएगा x पाई आर स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, x पाई आर स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, ये m2 हो गया, ठीक है। अब खत्म हो चुका क्वेश्चन। क्या कह रहा है भैया, सेंटर ऑफ मास निकाल। आपको बता दूं ये बॉडी किसके लॉन्ग सिमेट्रिक है, एक्स के लॉन्ग या वाई के लॉन्ग। सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर आप इस देखो ऐसा है ना, ये ऐसे है। अगर आप ऐसे काट दोगे तो इधर तो पूरा मास है, इधर क्या कटा हुआ मास है, सिमेट्रिक नहीं है इसके लॉन्ग। तो मतलब आप एक्स के लॉन्ग ही काटोगे, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट आइडेंटिकल आना चाहिए। एक्स के लॉन्ग सिमेट्री, जिसके लॉन्ग सिमेट्री होती है तो उसके लॉन्ग वो सेंटर मास क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, यानी सॉरी उसके अलॉन्ग ही सेंटर ऑफ मास होता है। क्या होता है, उसके अलॉन्ग ही सेंटर ऑफ मास होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है जीरो। तो यहाँ पे ये कैसी बॉडी है, 2 डायमेंशन बॉडी है। कैसी बॉडी है, तो इसमें एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई सीएम क्या होगा जीरो होगा। मुझे पता है 2 डायमेंशन बॉडी है तो इसके सेंटर ऑफ मास क्या होते हैं एक्सीएम और वाईसीएम। तो वाईसीएम की वैल्यू हमने पहले बोल दी जीरो, क्योंकि ये इसकी सिमेट्री एक्स के लॉन्ग है। जिसके लॉन्ग सिमेट्री होती है, मतलब सिमेट्री मतलब ऊपर ऐसे काटोगे तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या होगा सेम दिखेगा आपको, ठीक है। सिमेट्री इसकी एक्स के लॉन्ग है तो सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा एक्स के लॉन्ग होगा, वाई की वैल्यू क्या होगी जीरो। अब एक्सीएम निकालो, क्या निकालो एक्सीएम। तो क्या होगा m1 x1 प्लस, प्लस नहीं लगाना आपको, माइनस लगाना, क्योंकि आपने मास को रिमूव किया है। क्या किया है, तो क्या होगा -m2 x2 अपॉन में m1 माइनस m2। m1 की वैल्यू क्या रखी हुई है, देखिए ये रहा x पाई आर स्क्वायर। अब आपको बता दूं कि जब ऐसा फिगर होगा तो उसका जो सेंटर ऑफ बड़े वाले फिगर का जो सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 0,0। तो 0,0 में x की वैल्यू क्या गई जीरो, माइनस देखिए m2 क्या है भैया, इस छोटे रिमूव पार्ट का मास जो कि क्या है x पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। और इसका सेंटर कहां पे है, इसका सेंटर यहां पर है, इसका सेंटर। तो भैया इसकी रेडियस क्या है r/2 है, क्या है। तो ओरिजिन से इसकी दूरी क्या होगी r/2 ही तो होगी। अबे ये वाले छोटे से पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास है इस वाले, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा इस ओरिजिन से r/2 पे। तो यहाँ पे लिख दो x की वैल्यू r/2 अपॉन में नीचे क्या होगा टोटल मास m1 का मास जो कि हमने ये निकाला माइनस m2 का मास नहीं निकाला। इसका आंसर आएगा भैया r/6। x की वैल्यू तो एक्सीएम क्या आएगा, एक्सीएम आएगा r/6 और वाईसीएम क्या होगा जीरो। कोऑर्डिनेट टू सेंटर मास इस तरीके से निकल आएगा, ठीक है। करा रखा मैंने, नोट्स में देख लेना। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड रिजल्ट ऑफ, देखिए ट्राइंगल लो लगाना है। क्या लगाना है यहाँ पे, ट्राइंगल लो। कैसे पता भैया, क्योंकि आपको पता ही है कि भैया एक साइड है दूसरी साइड है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा ट्राइंगल से निकलेगा। ट्राइंगल ये देखिए ये बन गया ट्राइंगल, ये है रिजल्ट। अब कैसे निकाला जाए तो भैया बता दूं, यहाँ पे खींच दो एक परपेंडिकुलर, ठीक है।
अपने को पता है ये क्या होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या, अच्छा ये अरे यार क्या है ये, पैलोग्राम बन जाएगा, हाँ सही कह रहा है पैलोग्राम में। ये हो गया ए और ये हो गया भी आपका बी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा रिजल्ट, पैलोग्राम लो याद है, इसको ऐसे ड्रॉ करोगे ये एंगल थीटा, तो इधर भी क्या होगा थीटा ही बनेगा, तो ये क्या होगा, ये बी है तो ये भी क्या होगा बी होगा, तो ये क्या होगा बी साइन थीटा, और ये क्या होगा, ये बी नीचे का होगा बी कॉस थीटा। तो ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल लेना आपको ये वाला, उसका बेस क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा यहां से तक, और ये क्या बी साइन थीटा, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है तो आर निकाल लोगे, पैरेललोग्राम लो इसको, ठीक है। स्ट्रेट द न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है भैया एफ इक्वल्स टू में डेल्टा टी पी अपॉन में डेल्टा टी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू में फोर्स होता है, लेकिन ये इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, जो फोर्स होता है वो हमेशा मोमेंटम की डायरेक्शन के ही होना चाहिए, ठीक है भैया। दूसरा कह रहा है टू बिलियर्ड बॉल ईच ऑफ मास एम मूविंग अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ द कोलाइड रिबाउंड विद द सेम स्पीड, व्हाट इज द इंपल्स इम्पार्टेड ड्यू टू बॉल, देखिए ये सुन रही है, दो बॉल एक दूसरे को मास एम है मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद ईच अदर कोलाइड एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड, देखिए ऐसा आ रहा है, ये आ रही है दो बॉल, ठीक है, इसकी स्पीड भी है इसकी स्पीड भी है, मास क्या एम है, इसका मास क्या एम है, कोलाइड करने के बाद फिर क्या टकराने के बाद दोनों एक इधर चलेगी इस सेम स्पीड से, दूसरी भी इधर चलेगी सेम स्पीड से। आपको इंपल्स निकालना है, क्या निकालना है, पहले इस पूरे सिस्टम का इंपल्स क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये इसका मोमेंटम क्या होगा पॉजिटिव, इसका मोमेंटम क्या होगा नेगेटिव, तो मोमेंटम क्या गया जीरो, क्या गया जीरो। बाद में इसका मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम, तो नेट मोमेंटम जीरो होगा, चेंज कोई चेंज नहीं आएगा मोमेंटम, देखिए क्योंकि बाद में भी इधर जा रही है नेगेटिव होगी तो ये पॉजिटिव होगी, टोटल फाइनल मोमेंटम क्या होगा वो भी जीरो आएगा, क्योंकि इसका मोमेंटम क्या होगा माइनस एम वी, इसका मोमेंटम क्या होगा प्लस एम वी। तो अब देखिए इनिशियल भी जीरो फाइनल भी जीरो, नो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी भी चेंज हुई है ना, क्या आइडेंटिकल स्पीड से आ रही है, पहले भी स्पीड से आ रही है, जहां भी सेम स्पीड से आ रही है, तो इसका मतलब कोई मोमेंटम चेंज नहीं है, टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा जीरो, हाँ सर, ठीक है। अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल, क्या है, एक प्लेयर है जो कि बॉल को क्या कर रहा है ऊपर की तरफ फेंक रहा है, थ्रोज अ बॉल, क्या लिखा हुआ है इनिशियल स्पीड क्या है 29 पॉइंट, हाउ हाई बॉल विद राइज, देखिए सुन लीजिए, एक बॉल प्लेयर जब फेंक रहा है बॉल, ठीक है भैया, कितनी स्पीड से 29.4, इनिशियल स्पीड क्या 29.4, फाइनल स्पीड क्या होगी बॉल की जीरो, एक्सेलरेशन क्या होगा बॉडी ऊपर जा रही है तो माइनस जी के बराबर क्या होगा माइनस 9, तो आपको पता कह रहा है कितनी हाइट तक जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स में 2GH, एच निकालना है, निकाल लोगे सारी वैल्यू देखिए, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज द बॉल, कितने टाइम बाद आएगी, तो ये टाइम एसेंट निकाल के डिसेंट उतना ही होता है, तो बॉल कितनी देर तक आएगी, तो v बराबर में u प्लस 80, t निकाल दो, ये बॉल ऊपर जाने का टाइम, इतना क्या होगा नीचे आने का टाइम, टोटल टाइम निकाल लेना। क्या कह रहा है, सपोज कैपलर लॉ, स्ट्रेट कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, कौन सा लॉ, गधा है, तीन लॉ बताए थे, पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है भैया, और दूसरा है लॉ ऑफ एरिया, द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट, डी अपॉन में डी क्या होता है कांस्टेंट। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड लॉ है कि टाइम का स्क्वायर, कंप्लीट टाइम का जो स्क्वायर होता है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के क्या होता है डायरेक्टली होता है, ठीक है। सपोज द existed a planet that want to sun twice faster than Earth, what would be the orbital size of the company, कह रहा है कि एक कोई ऐसा प्लैनेट है जो अर्थ सूरज को डबल स्पीड से कर रहा है, डबल स्पीड से मतलब टाइम पीरियड क्या होगा उसका कम होगा, तो अर्थ मान लीजिए, अर्थ के लिए मैं लिख रहा हूँ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर इक्वल्स में के टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, ठीक है। अब उस प्लैनेट का लिख रहा हूँ, तो उस प्लैनेट का टाइम पीरियड क्या होगा, अर्थ का आधा होगा क्योंकि डबल स्पीड से कर रहा है, ठीक है। के वही होगा क्योंकि सन के चारों ओर कर रहा है, सेंट्रल बॉडी सेम रहेगी तो के की वैल्यू आपको बताया था सेम रहेगी, रेडियस आपको प्लैनेट निकालना है, ये प्लैनेट का निकालना है, तो ये पहली इक्वेशन है, और ये क्या है, दोनों को डिवाइड करोगे आपका आंसर है ये कैंसिल हो जाएगा, टी ई स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या होगा टी ई स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 4 बराबर में क्या होगा आर ई अर्थ का क्यू, और ये क्या होगा आर प्लैनेट का क्यू, प्लैनेट का क्यू, ये और ये कैंसिल हो गया, 4 हो गया, आर ई आर पी स्क्वायर, तो आर ई आर पी की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, तो रेडियस ऑफ क्यूब है ना ये, कर लोगे समझ गया, कैलकुलेशन नहीं है बस सॉरी। क्या कह रहा है भैया, डिस्कस द मोशन, ठीक है, कह रहा डिस्कस द मोशन ऑफ बॉडी इज वर्टिकल सर्कल, याद है वर्टिकल सर्कल बताया था मैंने, ये ध्यान रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, वर्टिकल सर्कल में कोई चीज घूमती है,
तो घूमने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। ये थीटा एंगल है, ये वेट है बॉडी का, इसका वेट क्या लगे एम जी, तो यहाँ पर भी थीटा ही होगा, ठीक है, एम जी कॉस थीटा, और ये क्या होगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब ये घूमने ऊपर क्या लगा है टेंशन, तो मुझे पता है कि दो फोर्स लग रहे हैं एक ही लाइन में, तो टेंशन और घूमने के लिए क्या चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे लगता है, सेंटर की तरफ। इस लाइन में देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, एक फोर्स ये लग रहा है टी माइनस एम जी कॉस थीटा। फिर मैंने बताया भैया फॉर सर्कुलर मोशन टेंशन एट पॉइंट टी, टॉप पॉइंट क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ का टेंशन पता लग गया मुझे। फिर यहाँ पे मैं क्या सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है सेंटर एम बी स्क्वायर अपॉन में हाँ, देख लीजिए। उसके बाद जस्ट कैलकुलेशन है, टेंशन यहाँ का जीरो है, अच्छा यहाँ से टेंशन पता लग गया जीरो, तो जीरो ये हो जाएगा आपका एम बी स्क्वायर अपॉन में आर बराबर में टी माइनस एम जी कॉस थीटा। टी की वैल्यू क्या होगी एम बी स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एम जी कॉस थीटा। अब एक पॉइंट इस पे टेंशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो से ज्यादा, जीरो से ज्यादा, बराबरी करके चलो कोई दिक्कत नहीं है। एम वी स्क्वायर टेंशन वेलोसिटी एट पॉइंट टी रेडियस प्लस एम जी। आपको बता दूं यहां से यहां तक का एंगल क्या होता है 180, तो यहाँ पे कॉस क्या लिखना है 180, कॉस 180 क्या होता है -1। सॉल्व करोगे वेलोसिटी एट पॉइंट टी क्या आएगी अंडर रूट जी आर, क्या आएगी, तो अपने को पता लगे यहाँ का टेंशन क्या है ये, और वेलोसिटी क्या होगी अंडर रूट जी आर के बराबर आएगी, क्या आएगी। आप किसी भी पॉइंट की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से देख लेना नोट्स में, वहां पे निकाल रखा है इस पॉइंट का, यहाँ की एनर्जी बराबर में यहाँ की एनर्जी, तो आप यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है भैया। अगला क्या कह रहा है कहा भी हाँ ठीक है, शो दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर ऑफ द गैस, हैंस द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेंपरेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेंपरेचर क्या था मैंने, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेंपरेचर, हाँ मैंने कहा था कि एक मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है 3/2 आर टी होती है, ठीक है भैया। और ये काइनेटिक है, ये भी क्या काइनेटिक है, तो क्या होगा ये हाफ एम वी स्क्वायर के क्या होगी डायरेक्टली होगी, तो वी क्या हो जाएगा देखिए, ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा, एक 2r अपॉन में m, 3r अपॉन में m, और एक टी स्क्वायर, तो v जो होगा वो क्या होगा अंडर रूट 3r m t हो गया, तो वेलोसिटी डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट टी। ये तो प्रूफ करना है वेलोसिटीज, ठीक है, आरएमएस स्पीड जो होती है वो ये होती है। मैंने करा रखा काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, कह रहा है स्टीम इंजन आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। खत्म हो गया क्या पेपर, स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिवन ईडी इक्वल्स टू में इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, खत्म हो गया। इलेक्ट्रिक हीटर जिसको हम इतनी हीट दे रहे हैं और वो वर्क कितना करिए इतना, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा 75 जूल, ठीक है भैया आंसर आ गया। What do you mean by the centripetal force? The force which acts towards the center of circular path, or it maintain the object in its circular path. ये भैया बस ये ध्यान। Draw the diagram of the circular motion of an horizontal road. Show the various of, तो भैया वही कह रहा है हॉरिजॉन्टल रोड है, हॉरिजॉन्टल मतलब प्लेन रोड है, प्लेन रोड पर आपको निकाला, प्लेन रोड पर मैंने आपको बताया था अंदर की तरफ बाहर की तरफ क्या लगेगा जर्क, अंदर की तरफ क्या लगेगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन क्या होता है एफ इक्वल्स में क्या होता है एफ इक्वल्स टू क्या होता है म्यू एन के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए एफ किसके बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के, किसके बराबर होगा, तो ये किसके बराबर होगा एम वी स्क्वायर अपॉन में आर बराबर म्यू एन, एन की वैल्यू क्या होगी हॉरिजॉन्टल रोड पे एम जी के बराबर होगी। यहाँ से आप वेलोसिटी को निकाल लो, आंसर आ गया, ठीक है। डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ठीक है भैया सुन लीजिए, बॉक्स लेइंग ऑन द स्टेशनरी गिव द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द, देखिए सुन लीजिए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है म्यू जी के बराबर होता है, बस खत्म हो गया। कैसे आया भैया सुन लीजिए, एफ बराबर में क्या प्लेन है, क्या है प्लेन है, प्लेन पे एफ की वैल्यू क्या होती है म्यू एन के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा फोर्स क्या होता है, ये फोर्स क्या कर रहा है, देखिए एक ट्रेन है यहाँ पे जा रहा है, ये आगे बढ़ रही है कितने एक्सेलरेशन से ए से, मुझे पता है ये रुका हुआ है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन क्या लग रहा है इधर लग रहा होगा। देखिए अगर ये ए से ट्रेन आगे जा रही है तो ये ए से पीछे आएगा, लेकिन ये यहीं पे रुका हुआ है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन बराबर में क्या होना चाहिए एम ए होना चाहिए। अब देखो ना ये अगर ट्रेन ए से आगे जा रही है तो इनर्शिया के हिसाब से ए से पीछे आना चाहिए। अब ए से आगे जा रहा है इनर्शिया के हिसाब से ए से पीछे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे लगने वाला, देखिए जब ये पीछे आ रहा था तो फ्रिक्शन ने पीछे रोक लिया, ये कितने फोर्स में पीछे आ रहा था एम ए से, कितने से आ रहा था, लेकिन फ्रिक्शन इतना ही लग गया आगे, तो क्या हुआ एफ, तो एम ए इक्वल्स में एफ की वैल्यू क्या होती है म्यू एन, और यहाँ पर आपको पता है एन की वैल्यू क्या होगी एम जी के बराबर होगी, क्या होगी एम ए इक्वल्स टू में म्यू एम जी, एम से एम कैंसिल हो गया, तो ये क्या हुआ म्यू जी, क्या हो गया, ये ध्यान रखना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैक्सिमम किसी भी, इतना ध्यान रखना किसी भी सरफेस का कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो वहां पर एक्सेलरेशन का म्यू जी के बराबर होगा, ठीक है।
क्या कह रहा है? स्टेट द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और स्टैब्लिश द लॉ ऑफ यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कह रहा है भैया न्यूटन थर्ड एक्शन इक्वल्स टू में रिएक्शन, यानी F1 इक्वल्स टू में क्या होगा? नेगेटिव ऑफ F2। अब इसी से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ करना मुझे। तो F क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी, ये F1 की वैल्यू जाएगी, माइनस F2 की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा P2 अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या होगा? कैंसिल हो गया। डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 बराबर में क्या होगा? जीरो। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है। हेलीकॉप्टर मास क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हेलीकॉप्टर मास क्या है? ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, पैसेंजर का मास क्या है? 1300। ठीक है, तो ध्यान रखिए हेलीकॉप्टर का मास 13,000, इसका मास क्या है? 300। तो भैया कुल मास कितना हो गया? 1300। वेट कितना होगा? 13,000 न्यूटन। क्या होगा? ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है इसका? 15 मीटर पर सेकंड। क्या है? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भैया, क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो आपको एन की वैल्यू निकालनी है। कॉन्टेक्ट फोर्स बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? कॉन्टेक्ट कहां पे है? पैसेंजर का। पैसेंजर देखिए, सुन लीजिए, यहाँ पर एक्चुअली देखिए नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा? ऊपर ना। आपको एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए ऊपर ये क्या होगा? एन ज्यादा होगा। ठीक है, और आपको पता है ये ऊपर जा रहा है, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा? तो नेट फोर्स बराबर है में मास इनटू में एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या होगा? एक फोर्स ऊपर लग रहा है, बाकी फोर्स नीचे लग रहा है, तो एन माइनस 13,000 बराबर में मास क्या है भैया? 1300 इंटू में एक्सेलरेशन क्या? 15। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन यार ये ज्यादा आ रहा है ना, यहाँ पे सॉरी 300 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं? ई की वैल्यू 10 से 15 मीटर पर सेकंड आ रहा है आपको। 13 तो जाएगा उस पे, जो एन निकलेगा उसके बाद हम वो नॉर्मल फोर्स लगाएंगे तो। अच्छा एक काम करो, सुनो, ये नॉर्मल रिएक्शन आपको दे रखा है ना? नहीं, निकालना अपने को। अकरूप पैसेंजर इतना इतना 300 मास है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर्स फ्लोर ऑन द क्लो। अच्छा सुनो, मैं केवल क्रू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 300 मास है उनका। देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है क्या? देखिए आंसर जल्दी 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 फटाफट जल्दी से।